नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं पूजा। यूपी की चुनावी महाभारत की रणभेरी बजने में अभी वक्त है, लेकिन सियासी दलों के संग्राम का शंखनाद हो चुका है। रणनीति तय हो चुकी है। एक दूसरे पर वार पलटवार के हथियार भी तय हो चुके हैं। कभी मुस्लिम तो कभी दलित, कभी ओबीसी तो कभी भगवा की राजनीति वाले सूबे में ब्राह्मण सियासत की सबसे बड़ी धुरी बनकर उभरे हैं। सभी राजनीतिक दलों को ब्राह्मणों में सत्ता दिखाई दे रही है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या 2022 में ब्राह्मण किंग मेकर बनने वाले हैं? इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए। यूपी की सियासत में लंबे समय तक सत्ता की कमान ब्राह्मण समुदाय के हाथों में रही है। नारायण दत्त तिवारी के बाद यूपी में कोई भी ब्राह्मण समुदाय से मुख्यमंत्री नहीं बन पाया। सूबे में पिछले 3 दशकों से पूजा पाठ करने वाली ये बिरादरी सिर्फ वोट बैंक बनकर रह गई है। लेकिन 2022 की चुनावी जंग से पहले एक बार फिर यह समुदाय सियासी दलों को किंग मेकर की तरह दिखने लगा है। बीएसपी ने ब्राह्मण सम्मेलन का आगाज क्या किया? एसपी, बीजेपी और कांग्रेस भी ब्राह्मण को साधने में जुट गई है। यूपी में ब्राह्मणों से ज्यादा मुस्लिम और दलित वोटर हैं और सबसे ज्यादा संख्या तो पिछड़े वर्ग के वोटरों की है। लेकिन जब चुनाव आते हैं तो सारी पार्टियां एकजुट होकर अलग अलग तरीकों से ब्राह्मणों को साधने में जुट जाती है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब ब्राह्मण वोटरों की संख्या बेहद कम है तो सियासी दल ब्राह्मणों पर दांव क्यों लगाना चाहती है? 2022 की चुनावी महाभारत से ठीक पहले ब्राह्मण समुदाय सियासत की धुरी बन गया है। बीएसपी ब्राह्मण सम्मेलनों के जरिए इस समुदाय के करीब जाने की कोशिश में है, तो बीजेपी ब्राह्मणों के साथ साथ अगड़ी जातियों के लोगों को अपने पाले में करने की कोशिश में है। समाजवादी पार्टी प्रबुद्ध सम्मेलन के साथ साथ परशुराम मंदिर बनाकर ब्राह्मणों को खुश करने की कोशिश में जुटी है। सूत्रों से पता लगा है कि कांग्रेस यूपी विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार समिति का प्रमुख ब्राह्मण समुदाय से किसी शख्स को बना सकती है। बहुजन समाज पार्टी जहां एक तरफ ब्राह्मणों को अपने पाले में लाने के लिए ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी अपनी पार्टी के ब्राह्मण नेताओं के दम पर प्रबुद्ध सम्मेलन के माध्यम से ब्राह्मणों की पैठ बनाने की तैयारी में जुटी हुई है। बीजेपी भी ब्राह्मण चेहरे पर ही दांव लगा रही है, तो कांग्रेस भी गुपचुप तरीके से ब्राह्मण चेहरे की तलाश में जुटी हुई है। आजादी के बाद यूपी की सियासत में 1989 तक ब्राह्मणों का वर्चस्व कायम रहा और 6 ब्राह्मण मुख्यमंत्री बने। गोविंद बल्लभ पंत, सुचेता कृपलानी, कमलापति त्रिपाठी, हेमवती नंदन बहुगुणा, श्रीपति मिश्र और नारायण दत्त तिवारी, ये सभी कांग्रेस पार्टी से थे। इनमें नारायण दत्त तिवारी 3 बार यूपी की कुर्सी पर विराजमान हुए। 23 साल तक यूपी की कमान संभालने वाले ब्राह्मणों को मंडल और कमंडल की राजनीति ने हाशिए पर धकेल दिया। तब से लेकर अब तक यूपी को कोई ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं मिला। इसकी सबसे बड़ी वजह ये रही कि यूपी की सियासत पिछड़े, मुस्लिम और दलितों पर केंद्रित हो गई। फिर 2007 में मायावती ने सोशल इंजीनियरिंग के जरिए ब्राह्मण वोटों का महत्व बढ़ा दिया। तब से लेकर अब तक सरकार बनाने में ब्राह्मण वोट बैंक की सबसे अहम भूमिका रही। 2017 में इस समुदाय के लोगों ने दिल खोलकर कमल के निशान पर बटन दबाया। 2022 के चुनाव में भी ब्राह्मणों को किंग मेकर की तरह देखा जा रहा है। प्रयाग से वाराणसी तक गंगा यात्रा करने वाली कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से लेकर अखिलेश यादव और मायावती तक हर कोई
ब्राह्मणों को अपने पाले में करने में जुट गए हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में आज कहानियां, एग्जाम्पल्स, उदाहरण मिल जाएंगे हर एक गांव में किस तरीके से सबको, और खासकर ब्राह्मणों को, मैं नहीं कह रहा सिर्फ उन्हीं को, बल्कि सबको तिरस्कृत किया गया है, लेकिन ब्राह्मणों को खासकर जिस तरह अपमानित किया जा रहा है, जिस तरह तिरस्कृत हो रहे हैं, जिस तरह उनके खिलाफ अत्याचार हो रहा है, उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। और आज जितना प्रताड़ित, जितना पीड़ित है, उसमें आवाज बन के उठेगी। ये डेमोक्रेसी का नियम है, ये जनता का तरीका है कि जिसको दबाया जाएगा उसकी आवाज उतनी बुलंदगी से उठती है, और आज अब वो उसको भारतीय जनता पार्टी दबा नहीं सकती। तो किसी वर्ग विशेष को, धर्म विशेष को या जाति विशेष को वही लोग टारगेट करते हैं जिन लोगों के पास कन्फर्म अपना इतिहास नहीं होता, जिन लोगों ने जनता के मुद्दों को लड़ा नहीं होता, और अगर सत्ता में है तो जिन्होंने जनता के मुद्दों पर काम नहीं किए होते। एक अनुमान के मुताबिक यूपी में ब्राह्मण वोटों की संख्या करीब 10 से 11% है। 2007 में बीएसपी ने 56 ब्राह्मण उम्मीदवार उतारे, जिनमें से 41 ब्राह्मण उम्मीदवार जीत कर आए। 2012 में एसपी के पास 21 ब्राह्मण विधायक थे। 2017 में 56 ब्राह्मण जीत कर आए, जिनमें से 46 विधायक बीजेपी के टिकट से विधानसभा पहुंचे। यूपी में ब्राह्मण लंबे समय से किंग मेकर रहे हैं। 90 दशक के पहले यूपी की राजनीति में कांग्रेस बनाम अन्य की रही है। इसकी बड़ी वजह है कि शुरुआती दौर में ब्राह्मणों ने कांग्रेस को खूब वोट किया, लेकिन बीजेपी के उदय के साथ ही ब्राह्मण समुदाय का कांग्रेस से मोह भंग हो गया। ब्राह्मण वोट कमल की तरफ शिफ्ट हो गया। यानी यूपी में जिस भी राजनीतिक पार्टी ने बीते 3 दशक में ब्राह्मण कार्ड खेला, उसे सियासी तौर पर बड़ा फायदा मिला, और इसका नतीजा यह है कि अब सभी दल ब्राह्मणों को रिझाने में जुट गए हैं। यूपी की राजनीति में इन दिनों नारा बुलंद है। 2017 में राम लहर और 2022 में परशुराम लहर। शायद यही वजह है कि समाजवादी पार्टी ने भगवान परशुराम का सहारा लिया है। बीजेपी ब्राह्मण समुदाय का मन टटोलने की कोशिश में जुटी है, तो प्रियंका गांधी समुदाय को मनाने में जुटी है। बीएसपी ने भी ब्राह्मण कार्ड खेल दिया है। बीजेपी ने बड़े ब्राह्मण चेहरे जितेंद्र प्रसाद को पार्टी में शामिल किया है, तो वहीं एसपी ने सत्ता में वापसी के लिए परशुराम की मूर्ति के जरिए ब्राह्मणों को लुभाने की कोशिश की है। कांग्रेस में प्रियंका गांधी ने संगठन को सक्रिय करने के लिए कुछ ब्राह्मण नेताओं को अहम जिम्मेदारी दी है, तो वहीं बीएसपी ब्राह्मणों के सहारे अपनी चुनावी बैतरणी पार करने की कोशिश में है। बीजेपी ने 2016 में ब्राह्मण नेता ब्रजेश पाठक और रीता बहुगुणा जोशी को शामिल कर जबरदस्त जीत हासिल की थी। वहीं एसपी ने पिछले साल अगस्त में अयोध्या में भूमि पूजन किया। कांग्रेस ने पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष मोहित पांडे को यूपी कांग्रेस सोशल मीडिया सेल का चेयरमैन बनाया। वहीं बीएसपी ब्राह्मणों को खुश करने के लिए 2005 की तर्ज पर भाईचारा कमेटियों का गठन शुरू कर दिया है। देखिए, बीएसपी के पास मैंने मीडिया के माध्यम से, लोगों के माध्यम से ऐसा सुना है कि 2007 के चुनाव में ये जो कॉम्बिनेशन बना है, लोग ऐसा कहते हैं कि उसमें ब्राह्मणों ने सरकार बनाई बीएसपी की। उन्होंने नारा दिया और ब्राह्मणों ने सरकार बना दी। मैं ये इतना कहना चाहूंगा, वो एक बहुत बड़ा मौका था। अगर वो उस समय इज्जत मिल जाती, अगर उस तरह सम्मान मिल जाता, तो शायद आज उनको ये करने की जरूरत न पड़ती। लेकिन आज ब्राह्मण भूला नहीं है किस तरह उसको अपमानित करके जमीन पे बैठाया जाता था, किस तरह उससे कहा जाता था जूते उतार करके आओ, किस तरह उससे कहा जाता था जबरदस्ती पैर छुओ, किस तरह उससे कहा जाता था उसके ऊपर जबरदस्ती एससी और एसटी के मुकदमे लिखे गए, जो आज भी वो और उनका परिवार झेल रहा है। ब्राह्मण प्रबुद्ध वर्ग है, मत बनाने का काम करता है, लेकिन ब्राह्मण त्यागी है, ब्राह्मण तपस्वी है। ब्राह्मण उत्तर प्रदेश के विकास के साथ खड़ा होगा। ब्राह्मण जातीय भावना के आधार पर कोई गोलबंदी में नहीं जुटता और मुंडे मुंडे मतर भिन्ना का पालन करता है। जो भी ब्राह्मण है वो विचारवान है, वो विचार के आधार पर उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए वोट करेगा, जातीय गोलबंदी में नहीं उलझेगा। साफ है कि अगले साल यूपी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। 2022 की जंग अपने नाम करने के लिए सियासी दल हर तरह का हथकंडा अपनाने में जुटे हैं। कोई धर्म के नाम पर तो कोई जाति के नाम पर वोट मांग रहा है। ऐसे में देखना यह है कि किसकी रणनीति ज्यादा लोगों के दिलों तक पहुंच पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। 2007 में सोशल इंजीनियरिंग करके मायावती ने ब्राह्मण समेत तमाम समुदाय के वोट हासिल किए। फिर 2012 में अखिलेश ने मायावती की रणनीति को पटखनी देकर सत्ता की चाबी हासिल की। 2017 में बीजेपी ने ब्राह्मण वोट बैंक के जरिए यूपी में कमल खिला दिया। ऐसे में सवाल यह है कि 2022 में ब्राह्मणों को खुश करने के लिए क्या किया जा रहा है। देखिए रिपोर्ट।
सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। इन वर्गों के वोटों में सेंध लगाने के लिए ड्रामेबाजी की है। जो ये समझते हैं कि मुसलमान हो या राजवर हो या दलित हो या बैकवर्ड क्लास हो, उसका तो वोट हमारे जेब में है। जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ कि आदरणीय अखिलेश यादव जी ने मुझ गरीब ब्राह्मण को, जो जिनके घर में न कोई सांसद है, न कोई विधायक है, न कोई प्रधान है, न कोई जिला पंचायत है, उसको टिकट देके मजमा विधानसभा में चुनाव लड़ाया। जिन लोगों से मेरी मुलाकात हुई वो सभी समाजवादी पार्टी के आज के नहीं बहुत पुराने नेता हैं। हिंदुत्व की आड़ में किस्म किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करके लोगों की भावनाओं को भी भड़का रहे हैं। यूपी में सियासत के कई कोण बनते बिगड़ते रहते हैं। कभी मुस्लिम सियासत की धुरी बन जाते हैं, तो कभी दलित वोट की राजनीति रण क्षेत्र में होने लगती है, तो कभी सवर्णों पर संग्राम छिड़ जाता है। यानी जैसा चुनाव वैसा दाव। लेकिन 2022 के चुनाव से पहले वक्त का पहिया एक बार फिर 90 के दशक की तरफ घूम गया है। हर राजनीतिक दल ब्राह्मणों के सहारे चुनावी दंगल में उतरना चाहता है, क्योंकि आबादी के हिसाब से ब्राह्मण समुदाय का यूपी में वर्चस्व रहा है। यूपी में ब्राह्मणों का 10 से 11% वोट बैंक है, जो जाटव और यादव वोट बैंक के बराबर है। 115 से ज्यादा सीटों पर यह हार जीत आसानी से तय करते हैं। ऐसे में 403 सीटों में से 115 सीट काफी अहम हो जाती है। देखिए, ये बात सही है कि ब्राह्मणों की संख्या भी बड़ी है और ब्राह्मण को सब आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ब्राह्मण वोट बैंक नहीं है। दुर्भाग्यपूर्ण यह रहा है कि उत्तर प्रदेश में वोट बैंक पॉलिटिक्स ने उत्तर प्रदेश का बहुत नुकसान किया है। वोट बैंक बढ़ा करके अपना बैंक बैलेंस मजबूत करने का काम सपा बसपा के नेताओं ने किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आज आम जन के जनधन खाते खुलवा करके डीबीटी स्कीम के तहत उनके बैंक खातों को मजबूत करने का काम किया है। ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स अब उत्तर प्रदेश से खत्म हो रही है। देखिए, सब मिलकर के किंग मेकर साबित होंगे। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि कोई एक होगा। ये डेमोक्रेसी है, यहाँ पे सबको इकट्ठा होना होगा, सबको एक दूसरे का दुख दर्द महसूस करना होगा। ये जो धर्म और जाति के नाम की लड़ाई है ना, हिंदू मुसलमान की, मंदिर मस्जिद की, कब्रिस्तान शमशान की, ये तो भारतीय जनता पार्टी का फैलाया हुआ जहर है। इससे हमको दूर लेके चलना है, समाज को बचाना है और लोगों को ये कहना, भाई एक दूसरे की ताकत बनिए, एक दूसरे का साथ दीजिए, एक दूसरे की तरफ लोगों का सम्मान करिए। 2012 में बीएसपी सरकार से नाराजगी के बाद विकल्प की तलाश में ब्राह्मण एसपी के साथ जुड़ गए, तो सपा की सरकार बन गई और फिर साल 2017 में बीजेपी ने गेम पलट दिया। रिपोर्ट के मुताबिक 2007 और 2012 में बीजेपी को ब्राह्मणों ने 40 से 38% वोट दिया। उस वक्त बीजेपी तीसरे नंबर की पार्टी थी। 2017 में ब्राह्मणों ने 80% मतदान किया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।